दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए देखेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आज हिस्ट्री के लिए देखेंगे, हम हिस्ट्री का रहेगा, इतिहास का, भारतीय इतिहास का देखेंगे कि बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और इसी से लगभग आप देखेंगे तो आपके 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे बीपीएससी के पेपर में, जो कि 13 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है। तो 80% तक क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो पहला है अंजीरा से, दूसरा है दम्ब सदात से, तीसरी दिया है किला गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर है बताइए? पहले का डी है, मेहरगढ़ से मिला है, तो डी आंसर सही है इसका। तो उसमें दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से मिला था। उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता था, जो कि 7000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। नवीन खोज के आधार पर उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है। उसमें स्थित एक गांव है लहुरा देव, वहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन कृषि साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है मेहरगढ़ में चावल का मिला है 7000 ईसा पूर्व। और नया इसमें लहुरा देव दे देता, लहुरा देव, तो वो मारते हैं हम 9000 से 7000 के बीच में ईसा पूर्व में मिला है। तो इसमें लहुरा देव नहीं दिया, इस वजह से मेहरगढ़ मारे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को। तो सी है ताम्र पाषाण युग को हम कैल्कोलिथिक या चारकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो सी आंसर ठीक है इसका, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन था, इन्हें प्रायः ताम्र पाषाणी संस्कृति भी कहा जाता है। तो ठीक है, दूसरा ठीक है। तीसरा पूछ रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो 1995 में पूछा है बीपीएससी में, 40वें बीपीएससी में पूछा है। तो बताइए, तो लाल है, नीला हरा है, पांडु है, नीला है। तो इसमें लाल रंग का प्रयोग किया, तो ए आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताया गया कि हड़प्पा जो निवासी थे बर्तन का व्यापक पैमाने पर यूज करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो चाक का प्रयोग करके बर्तन बनाए जाते थे। इन मृदभाणों की ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई होती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ की जाती थी। तो ऊपरी हिस्सा जो होता था लाल रंग की पुताई होती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो याद रखिएगा ये। चौथे नंबर चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक युग में, प्राग ऐतिहासिक युग में, उत्तर ऐतिहासिक युग में, आद्य ऐतिहासिक युग में। तो किसमें पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जहाँ पे पठनीय लेखन का ज्ञान होता है, तो ये होता है। और प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो इतिहास होता है, लेखन कला ज्ञान के पहले का इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल है कि इसमें लेखन कला तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो इसमें डी आंसर ठीक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। लेखन कला तो है मगर अभी पढ़ा नहीं गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है पकी हुई ईंट के बने इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो
ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पकी हुई ईंट का प्रयोग हुआ है उनके भवनों में और कला और वास्तुकला में। जैसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं कला और वास्तुकला के, जैसे अन्नानगार हुआ, स्नानागार हुआ, ये वास्तुकला में आता है। और बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी थी, वो सब बातें हैं। कला में मूर्ति कला भी मिला है यहाँ पे, साधु की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो दोनों हैं, तो एक से अधिक इसमें सही है। तो ई आंसर ठीक है इसका। छठवें पे चल। तो छठे नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को, देसलपुर को, सोहगौरा को, कोट दीजी को। तो किसे माना जाता है? तो लोथल को माना जाता है। लोथल जो प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण शहर में से है, एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित, याद रखिएगा। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी, तो ये भी पूछता है, तो SR राव याद रखिएगा लोथल का। छठे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानगढ़ है, नागपट्टनम है। तो बंदरगाह कौन सा है बताइए? तो लोथल बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है ये। लोथल जो गुजरात में बंदरगाह है, 2011 में पूछा था। तो हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे थे। ये पूछता है किस नदी किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, याद रखिएगा। भोगवा नदी मिलान कराता है, किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं सातवें का, बी आंसर सही होगा। आठवें पे चलते हैं। तो आठवें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो कौन सा? ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा है बताइए? तो लोथल जो है, ये वाला ठीक है। लोथल जो है गुजरात में है, बाकी सब अलग अलग है, दूसरे राज्यों में है। नौवां है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी के से प्राप्त हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम बहुत पूछता है। अभी तो 2020 में देखिए एग्जाम में पूछा है। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो ये नर्मदा नदी है, सी आंसर सही है इसका। भारत में प्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा नदी पर अवस्थित हथनौरा, जो सीहोर मध्य प्रदेश में है। हथनौरा पूछता है, हथनौरा कहाँ है? तो MP में है, सीहोर जिला है MP का, वहाँ पे है, प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जो है पुरातात्विक विधि जो थे अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। तो अरविंद सोनकिया हैं, ठीक है। 10वें नंबर चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो गांधार में, मथुरा में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में। तो किस में प्राप्त हुई है? उपयुक्त ई में से एक से अधिक है, तो ई है इसका आंसर, एक से अधिक में प्राप्त हुई। तो बुद्ध की जो प्रतिमा है इसको लेकर मतभेद है। कई लोग कहते हैं गांधार शैली में बनी है, कितने जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मथुरा शैली में बनी है। तो यह निश्चित नहीं हो पाया है कि बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है वो कहाँ बनी थी, इस वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। उपयुक्त में से एक से अधिक और कई और। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ये घनानंद को मार के बना था, नंद वंश के संस्थापक थे, उनको हटा के पहले साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये इसका सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो भारत का प्रथम एशियाई सम्राट था। वो ऐसा सम्राट था जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था और उसकी सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को एक सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो इंपॉर्टेंट है ये, देखिए 66 BPSC 2020 में पूछा है इसको। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से, ऐसा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो मास्की का अभिलेख है, रुद्रदान का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, या हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो किस में मिलता है? या ई में मिलता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई है इसका। कलिंग विजय का जो वर्णन है, तो जो कलिंग विजय का वर्णन है वो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में मिला है, इस वजह से इसमें से कोई सही नहीं है। 13वें जो बृहद शिलालेख से प्राप्त हुआ है अशोक की कलिंग विजय, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बता रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। 13वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो पहला धौलावीरा, दूसरा है बनावली, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से भी नहीं मिला, यहाँ से नहीं, तो बनावली से मिला है टेराकोटा। मिट्टी के
खिलौने मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, 16 में पूछा था इसको। चलते हैं 14 में। कभी कभी पूछता है कि बनौली किस राज्य में है, तो बनौली हरियाणा में, याद रखिएगा। बनौली जो हरियाणा में है पूछता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है तो कहाँ मिला है? कालीबंगा में, धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो कौन सा सही है इसमें बताइए? कालीबंगा है कि धौलावीरा है कि लोथल है? तो 14 नंबर का ये है कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित बनौली में पक्की मिट्टी के बने हुए हल प्रकृति मिली है। तो जो उपरोक्त क्वेश्चन था उसमें बनौली था, बनौली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिमा मिली है। और खंबात अखाड़े के भोगवा नदी किनारे स्थित लोथल में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। और धौलावीरा में ही पानी संरक्षण, जल संरक्षण और बेहतर उत्तम जल निकासी कहते हैं उसको, उत्तम जल निकासी के विभिन्न प्रमाण मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये ऐसे सारे कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो R.D. बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पूछ रहा है। K.N. दीक्षित, M.S. वत्स और B.M. स्मिथ, तो कौन नहीं थे? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो B.N. स्मिथ नहीं थे, तो डी आंसर सही है इसका, यही नहीं थे। तो B.N. स्मिथ जो थे ये इंडोलॉजिस्ट और एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यही सही नहीं है। और जो बनर्जी साहब हैं, जो R.D. बनर्जी हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है। और जो वत्स हैं ये हड़प्पा से संबंधित हैं। ठीक है। और ये लोग भी अपना योगदान दिए, मगर मुख्य यही है कि R.D. बनर्जी जो हैं 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किए थे। और S.R. वत्स ने ये 1933 से 34 में हड़प्पा के उत्खनन के कार्य संबंधित रहे हैं। ये हड़प्पा संबंधित है। चलिए 16 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोंगज कोई का मत तो इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। दूसरा है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं थे, यहाँ पहला ही सही है इसका। यह अभिलेख प्राप्त हुआ, यहाँ वैदिक देवी देवताओं का वर्णन इसमें किया गया, तो ये आंसर ठीक है इसका। तो जो बोगज कोई है, एशिया माइनर में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिसमें नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। तो देवताओं के वहाँ पे व्याख्या मिली है इसमें बोंगज कोई में। ठीक है। 17वें पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कह रहा है 9 पाषाणिक स्थल और इन 9 पाषाणिक स्थलों के स्थान कहाँ कहाँ है बताना है हमको। तो उत्तनूर है, चिरांद है, गुफ कराल है, पय्यमपल्ली है, तो बताइए। तो जो उत्तनूर है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। चिरांद जो है वो बिहार में है, इंपॉर्टेंट है चिरांद, तो 4 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा। गुप्त कराल कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। यहाँ पे गुप्त कराल इंपॉर्टेंट है। गुप्त कराल में क्या था? जो 100 का दाह संस्कार था उसके बारे में पता चला यहाँ से कि कैसे सुलाते हैं और ज़मीन के अंदर घर बना के लोग रहते हैं, ये भी साक्ष्य यहीं से मिला है। तो दूसरा हो गया ये। और पय्यमपल्ली जो है कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु है, तेलंगाना था। उत्तनूर जो तेलंगाना में है, तो 3 सही है इसका। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, तो सी आंसर सही है। उत्तनूर जो है तेलंगाना में है, चिरांद जो है बिहार में है, गुफ कराल जो है कश्मीर में है, पायमपल्ली जो है तमिलनाडु में है, तो सी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये बिहार का PYQ है, इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन फंसेंगे, याद रखिएगा।
ज़्यादा ही क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो महाजनपद दिया है, महाजनपदों की राजधानी दिया है। तो पूछ रहा है मल्ल, अंग, गांधार और वत्स। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल की राजधानी जहाँ पे उनका देहांत हुआ था महात्मा बुद्ध का, कुशीनगर। तो 4 हो जाएगा। अंग का तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा। तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी, याद रखिएगा। 3 है, बिहार में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला सभी जानते हैं, तो 1 है। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी, तो 2 हो गया। 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ए आंसर ही ठीक है इसका। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, जो प्रयागराज के पास है। ठीक है, ए सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है 19 नंबर का कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषणी। तो किस नदी पर लड़ा गया था? तो पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। डी आंसर ठीक है इसका। बहुत प्राचीन समय में इसको पूछा है, रिपीट करने के चांस हो सकते हैं इसके। तो ठीक है, पुरुषणी का जो वर्तमान नाम है वो रावी है, रावी नदी के तट पे। तो ठीक है, ये है। इस संघर्ष में आर्यों के प्रमुख जो थे जन थे, अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुरोवसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो ठीक है। और यह भारत के जन के जो राजा थे, राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो याद रखिएगा, भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख ये शामिल थे। तो राजा सुदास और आर्यों के बीच की लड़ाई थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूरा इतिहास बदल गया। जो मगध का इतिहास, इसके बाद से उसका भविष्य उज्जवल होता चला गया। तो बताइए 20वें का। जो प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का साक्ष्य है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि कब से प्रारंभ हुआ था, तो निश्चित नहीं है। तो इसीलिए इसका ई सही है, इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है प्राचीन गंगा के 21 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में था। और अनरत जो था महाभारत के वर्णित प्राचीन भारत वैदिक कालीन एक राज्य था। ठीक है, ये सही है इसका, कोई नहीं है उसमें, क्योंकि जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था उसे मगध कहते थे। 22वां, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो हर्षद ने करवाई थी। कनिष्क ने, रुद्रदान ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये है रुद्रदान था, रुद्रदान करवाया था 130 से 150 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, दूसरी शताब्दी के आसपास पूछा है। संस्कृत के शिलालेख के अनुसार ये बताया गया है कि रुद्रदान था। तो सी आंसर ठीक है इसका। ये वर्ष 2023 में पूछा गया है 68वीं बीपीएससी में। तो रुद्रदान का जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त सांस्कृतिक अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो पूछता है कि प्रथम जो संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है? तो वही यही है, जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात का जूनागढ़। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। तो ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन से हैं? तो गुप्त कला के हैं। तो 20 का सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में प्रयागराज के गढ़वा में किले में निर्मित मंदिर जो है वो भी गुप्तकालीन मंदिर है। तो बी आंसर से ये गुप्तकालीन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए कैसे पूछा है 2023 में, गुप्तकालीन मंदिर है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो 9वां मंडल है, सी आंसर सही है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इस 9वां मंडल के सभी 114 सूत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था, जिसे मुज्जवंत
चोटी से प्राप्त किया जाता था, मुझवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस मंडल में? तो 10वें मंडल में है। तो 10वां में क्या है? चारों वर्णों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी ऊपर बढ़ के आया 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। तो डी आंसर सही है। सोम और उस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। तो डी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो ऋग्वेद में मिलता है। सी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कभी कभी पूछता है कि जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है उसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र याद रखिएगा। विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो ये भी पूछता है कि तीसरे मंडल में ऋग्वेद के क्या है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल है तथा रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो योग है, न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 में पूछा गया है इसको। बताइए कौन सा है? सांख्य का। तो वैशेषिक है। डी इसका आंसर सही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद जो है इसके वो है कणाद। ये पतंजलि है, ये जैमिनी है, कपिल मुनि है। कपिल मुनि तो याद रखिएगा ये होगा। चलते 28वें नंबर पे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। बीपीएससी में 4-5 बार पूछ चुका है इसको, देख लीजिए। तो बताइए कहाँ पैदा हुए थे? तो कुंडल ग्राम में हुए थे। ए इसका सही आंसर है। तो छोटे एग्जामों में पूछता है इसको। तो लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता इनकी त्रिशला थी जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। पिता सिद्धार्थ थे, ये भी पूछता है कभी कभी। बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो उनके जन्म पे मतभेद है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो 599 मान लीजिए स्टैंडर्ड इसी को। और अभी जानिए कि जो महावीर थे महात्मा बुद्ध के पहले के थे। तो पहले महावीर आए थे, फिर महात्मा बुद्ध आए थे, याद रखिएगा। पूछ रहा है महावीर 29 नंबर क्वेश्चन कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस शहर में हुई? तो राजगीर में हुई, सांची में हुई, पावापुरी में हुई, समस्तीपुर में हुई। तो पावापुर में हुई थी। सी आंसर ठीक है इसका। जो पावापुरी है वो राजगीर के पास ही है। राजगीर के समय पावापुरी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30वां। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, युसुद, विपिन, प्रभास। तो कौन था? तो जमाली था। जो ए ऑप्शन ठीक है सर, जमाली। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में हुआ था। सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। पत्नी यशोदा थी। उनका प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी थी। पुत्री के विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। तो जमाली उनका फर्स्ट वो भी था, शिष्य भी था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, उनका प्रथम शिष्य बना। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंक, 12 उपांक, 14 अपूर्व, 14 उपपूर्व। तो कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है सी आंसर इसका सही है। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत, विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जैन में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो मूल अंतर जो था वो था सी वाला, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। तो जो बौद्ध के हीनयान संप्रदाय थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे। वो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वो महापुरुष मानते थे और उनके आदर्शों पे चलते थे हीनयान वाले। जबकि महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो सारनाथ में दिया था। बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में।
तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो सी आंसर ठीक है इनका। तो पूछता है कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया उन्होंने। इसके पश्चात बौद्ध का प्रचार कपिल वस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल। ये पूछता है कपिल वस्तु, राजगीर, वैशाली, कौशल में सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। ये भी ध्यान दीजिएगा, कौशल में हुआ था। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत था, उसने अपने परिवार से बुद्ध की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। और मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे वो, कुशीनगर नहीं, पावा में पहुँचे। और उस समय का जो पावा था, आज का कुशीनगर है, तो वही पूछ रहा है। वहाँ सुकर मांस खा लिए। सुगर का मांस खाने के बाद में उनको पेचिश हो गया, जिससे भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और बाद में वो मर गए। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्यागने को या मरने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसका कुशीनगर सही है, सी आंसर। 35वें में चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी, बौद्ध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये बौद्ध धर्म की, डी आंसर ठीक है इसका। 17 में पूछा है। त्रिपिटक में क्या क्या आता है ये भी समझ लीजिए। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियम और तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। तो विनय पिटक में क्या क्या नियम कानून बताया गया विनय में। दूसरा सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है कि क्या क्या उपदेश दिया था उनका संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का सिद्धांत है। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों में मैच का रहता है, तो याद रखिएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में धर्म की बात है, अभिधम्म में ध आ गया तो धर्म की बात है, इसमें धर्म की दार्शनिक सिद्धांत है। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में नियम कानून है। ठीक है। 36 नंबर का त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन है, ईसाई है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस में है ये? तो सी है इसका, जैन धर्म। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो सी आंसर ठीक है। 38वें में तो जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, सटीक ज्ञान। दूसरा है सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन। तीसरा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन में त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, 2020 में पूछा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पहला अहिंसा, दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा आत्मदमन, और डी है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो आत्मदमन इसमें सी आंसर है, क्योंकि जो अहिंसा है दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है। तो आत्मदमन नहीं है। जैन धर्म में आत्मदमन में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म मध्यम रास्ता का अपनाने की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। वे निर्माण के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते। इनके विपरीत महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। ठीक है। और दूसरा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा पीढ़ी है? मतलब इस वंश की, अपने वंश की कौन सी पीढ़ी है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कष्टम, तो कौन सी है? तो कोई 5वां कहता है, कोई 6वां कहता है, मगर ओरिजिनल नहीं है। जो वास्तविक वृक्ष था, वास्तविक वृक्ष, उसको काट दिया गया था। तो जो 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने इसको नष्ट करा दिया था, उसको उखाड़ फेंकवाया था, उसको कटवा दिया था, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था। तो उसके स्थान पे दूसरा वृक्ष लगाया गया था। तो कहीं उसको 5वीं पीढ़ी कहते हैं, कहीं 6वीं पीढ़ी कहते हैं। तो इसमें विवाद था। तो बिहार पीसीएस ने इसको मूल्यांकन से निकाल दिया। तो 5वां और 6वां है, तो इसमें विवाद है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीवकों के, थारुओं के, जैनों के, तांत्रिकों ने। तो ये आजीवक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ, अशोक और दशरथ दोनों ने बनवाया था। तो अशोक ने बराबर की तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनवाए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा, कर्ण गुफा आदि नाम से गुफा प्रमुख थी। तो अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? तो आजीवकों के, थारुओं के, जैनों के, तांत्रिकों के। तो आजीवकों किया गया था। तो 2 आजीवकों के लिए बराबर की गुफाएं जो थी अशोक ने बनवाई थी, बराबर गुफा,
जो दशरथ पौत्र था वो अशोक का, वो नागार्जुन की पहाड़ियों काटकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी गुफाओं में सुदामा गुफा, कर्ण गुफा आदि नाम की गुफा प्रमुख थी। फिर पूछता है कि 44वां कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आनंद थे, राहुल लोभभद्र थे, मक्खली गोसाल थे, उपाली थे। तो मक्खली गोसाल थे, सी आंसर सही है। तो मक्खली गोसाल के बारे में बताया गया कि ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतवादी कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो भाग्य में विश्वास करते थे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदायीन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो उदायीन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है, सॉरी उदायीन नहीं, इसमें अजातशत्रु दिया है। कभी कभी पूछता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसमें दिया है पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। तो कहीं कहीं उदायीन दिया रहता है, कहीं कहीं अजातशत्रु दिया, तो अजातशत्रु मानिए। जो उदायीन है इसने राजधानी बदला था। उदायीन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, उदायीन ने, याद रखिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे अजातशत्रु। पूछेगा कि पाटलिपुत्र को पहली बार किसने राजधानी बनाया था, तो उदायीन थे। इन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बताया। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो देखिए आ गया, सी है, उदायीन द्वारा। तो सी आंसर सही है इसका। 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो शिशुनाग है, बिंबुसार है, अजातशत्रु है, उदायीन है। तो अजातशत्रु थे, बसाया था अजातशत्रु ने, मगर किसने इसको राजधानी बनाया था? तो उदायीन है। तो इसका सी आंसर सही है। 44वें पे चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया है ताम्रपाषाणिक युगीन स्थल है। ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यताओं के स्थल की नदियां हैं। तो आहाड़ है, कायथा है, स्वाल्दा है, मालवा है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मिलान करवाता है। अकेले अकेले पूछ लेता है आहाड़ किस नदी पे है, तो पूछता है। तो आहाड़ जो है बनास नदी पे है, तो 4 है इसका। जो कयात है वो काली सिंधी नदी पे है, तो 3 हो गया इसका। जो स्वाल्दा है, स्वाल्दा नदी ताप्ती नदी किनारे है, तो 1 हो गया। मालवा जो है नर्मदा नदी किनारे है, तो 2 हो गया। तो 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 सी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है 2020 में पूछा है इसको कि पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे, स्थिरमती थे, स्थूलभद्र थे, सुधर्मन थे। तो कौन थे बताइए? तो स्थूलभद्र थे, इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। 12 अंगों का संकलन हुआ था इसमें। ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? बिंदुसार, अजातशत्रु, उदायीन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उदायीन था, सी आंसर सही है इसका। तो मगध के हर्यक वंश के शासक उदायीन ने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। तो स्थापना ये नहीं किया था, अजातशत्रु ने किया था, ट्रांसफ़र किया था राजधानी को, तो इसने ठीक है। 47वां विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा, लिच्छवी द्वारा। बताइए। लिच्छवी द्वारा। तो लिच्छवी द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। तो ठीक है ये। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो कौन थी? तो सी थी, राजगिरी। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, याद रखिएगा। पुराणों के अनुसार पता चला है। इस वंश के पहले जो राजा थे, राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी जो शासक बिंदुसार था, बिंदुसार ने बिंबिसार था, यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो हुई थी 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु ने के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो ठीक है, राजगिरी राजधानी थी। ठीक है। 49वें का मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो शीतभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। तो ये जीवक था। तो सी एस का से जीवक था बिंबिसार का जो चिकित्सक था। तो मगध का जो शासक बिंबिसार था, जीवक चिकित्सक था उसका। तो बिंबिसार ने अब अवंती नरेश चंड प्रघोत को के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो हर्यक वंश बी सही है। तो हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसका 492 से 460 ईसा पूर्व था। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी बैठा था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है। तो याद रखिएगा, उदयन दूसरा है और जो कौशाम्बी के वत्स का राजा था उदयन था, तो ये अलग है। 51 नंबर का सैड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, विलियम स्मिथ ने, आर.के. मुखर्जी ने, डी.आर. भंडारकर ने। तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी कि सैड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान की थी। तो इसका ए सही आंसर है। तो जो एरियन और प्लूटार्क थे, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त को वर्णित किया था। और सिकंदर महान को भेंट किया था। तो सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया इन्होंने। तो सैंड्रोकोट्स जो था वो जस्टिन ने चंद्रगुप्त को कहा था, तो इसको पहचाना था विलियम जोन्स ने पहचाना कि नहीं, सैंड्रोकोट्स जो चंद्रगुप्त ही है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो एम कनिंघम, एच दानी, ब्लूअर, जेम्स प्रिंसप। तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो डी आंसर सही है इसका। यूपीपीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानपी की पहचान सिंघल के राजा तिस्त से कर डाली। कालांतर में इस तथ्य पर प्रकाश आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो देवानंपी जो है अशोक का नाम था, इन्होंने गलत पहचान लिया था। तो राजा तीस्त को बताया था इन्होंने, जो गलत था। 53वां कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युम्न, अभिमन्यु। तो कुमार संभव किसकी कहानी है? तो ये कार्तिकेय की कहानी है। तो बी आंसर सही है। तो कालिदास की जो कालिदास की संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र जो कार्तिकेय हैं, उनको स्कंद भी कहते हैं, कि जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं। तो ताड़कासुर का वध करते हैं, इसलिए जन्म लेते हैं। तो बीपीएससी में पूछा है इसको। अगले क्वेश्चन चल पूछा है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। इंडिका था, डी सही है इसका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था, ये भी याद रखिएगा। पूछता है कि सिकंदर किसके समकालीन था या चंद्रगुप्त किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रिट्स, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनका विवरण चंद्रगुप्त के विषय में सूचना भी देती हैं। विदेशी लेखक ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज काफ़ी प्रमुख है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। 55वां चलते हैं। तो बृहत संहिता, मूसिका मनसा, राजतरंगिणी, विक्रमांकदेव चरितम। तो कौन किसने लिखा है इसको बताना, सुमेलित करना है। तो बताइए बृहत संहिता, इसको हमने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो अपने मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और इतिहास का जो वीडियो है उसमें हमने सारे बुकों को और उनके लेखकों को हमने विस्तार से बताया उसको, और हमने जो इंपॉर्टेंट उनको बताया भी है कि इंपॉर्टेंट उनको याद कर लीजिए।
अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन बुक किसने लिखा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, पहला जो है बृहद संहिता किसने लिखा है, तो बृहद संहिता बराहमीर का हमने बताया था उस वीडियो में, तो 4 होगा। मूषिका मंसा, तो मूषिका मंसा के बारे में उसमें नहीं बताया था, मगर इसका जो है अतुला है, तो 3 इसका सही होगा। राज तरंगरी, कल्हण है कि बिल्हण है, तो उसमें भी हमने बताया है कि कल्हण है, तो 1 है। विक्रमांक देव चरितम जो है बिल्हण की है, तो 2 होगा। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 डी में है, तो इसका डी आंसर ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है इंडिका के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त है, मेगास्थनीज है, डायमेकस है और प्लिनी है, तो बी है इसका, मेगास्थनीज है। ठीक है, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, और पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ थीं तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था, तो ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है। मृत्युदंड का भी उसमें, कर चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, ये सब भी उन्होंने बताया है। ठीक है, 57वां मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था, यूनानियों का था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था, तो इसका ए आंसर ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदीवर्धन थे, बृहद्रथ था, तो बृहद्रथ था, डी इसका सही है। बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और उसने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश बना, शुंग है क नहीं है, शुंग वंश बना, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पूछ रहा है किस अभिलेख में रुद्रदान प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक अभिलेख और सांची अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए इसका आंसर होगा, जूनागढ़ अभिलेख। तो 130 से 150 ईस्वी के बीच में रुद्रदान शासक बना था, और उसने जूनागढ़ अभिलेख इससे संबंधित है, और यह पहला जो अभिलेख है संस्कृत में, संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख यही है। और उसी पर अशोक ने के 14 प्रज्ञानों की प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। तो यह विशुद्ध संस्कृत भाषा का तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदान की वंशावलियाँ, विजय शासन और व्यक्तित्व आदि के सुंदर से प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है, तो कैलाश मंदिर के बारे में बताइए, किस वंश और किस राज्य ने बनाया। कैलाश मंदिर के बारे में बताना है, तो इसमें किसने बनवाया था और किस राज्य में बनवाया था, तो चोल आंध्र प्रदेश में, चोल तमिलनाडु में, पल्लव तमिलनाडु में, पल्लव आंध्र प्रदेश में। तो इसका सी सही है, पल्लव तमिलनाडु में बनवाए थे। तो कैलाश का मंदिर कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में, कांचीपुरम। और इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था, तो सी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और बताना है कि कौन सही है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, 2 सही हो गया। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, तो 1 सही हो गया। कामंदक और कालिदास का कुमार संभवम है, तो ये 3 हो गया। तो कामंदक का नीति सार हो गया, तो 4 हो गया। तो हो गया 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, तो ए आंसर सही होगा। अब ये बुक वाला सारा हमने वीडियो पढ़ाया है, जैसे मैंने पहले बताया है, उसको आप देख लीजिए। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में होगा ये, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत की लेखक और पुस्तकें, तो उस नाम से होगा, उसको देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन यहीं से आगे भी अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे बुक से रिलेटेड और उनके लेखक से रिलेटेड। चलिए 62वें पे चलते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, दशरथ था, बृहद्रथ था, खारवेल था, हुविक था। तो जो खारवेल था उसका झुकाव जो जैन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा था, तो सी इसका आंसर सही है, खारवेल था वो। तो कलिंद का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से था। तो चेदी वंश जो था आज के कलिंग मतलब उड़ीसा में है, उड़ीसा प्रांत में है। भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पे उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा से उसका एक बिनी तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है जिसमें जैन धर्म के प्रति झुकाव है। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में। यह भी पूछता है कि किस भाषा में हाथी गुम्फा है, तो प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा। और पूछे खारवेल किस वंश से शासक था, तो कलिंद वंश से, चेदी वंश का शासक था, कलिंद का शासक था। ठीक है। 63वां है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, तो महामेघ वंश से है, चेदी वंश से है, सातवाहन वंश से है, रठ भोजक वंश से है। तो ई दिया हुआ है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई इसका सही है क्योंकि जो महामेघ वाहक था इसने ही खारवेल और चेदी वंश का संस्थापक था। तो इसके नाम पे भी कभी कभी पूछता है, चेदी वंश तो था ही, तो ए और बी इसका सही है। इस वजह से उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, तो ई आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2016 में पूछा था 60वीं टू 62वीं बीपीएससी में 2016 में पूछा था ये। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, पुष्यमित्र था, कनिष्क था, समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था कि यह भारतीय नेपोलियन की संज्ञा इसको दी गई थी। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय का पर मुग्ध होकर उसे भारतीय का नेपोलियन संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें मिलता है। इसके लेखक हरिशेण थे। पूछता है मिलान कराता है तो हरिशेण, तो याद रखिएगा ये प्रयाग प्रशस्ति है, या इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 65वां है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट कौन सा था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, रामगुप्त था। तो स्कंदगुप्त किया था, तो सी इसका आंसर सही है। तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन में 1455 ईस्वी में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, हूणों का फर्स्ट आक्रमण। इसको भी पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, पीसीएस में पूछेगा, आरओआर में पूछेगा, तीनों में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा, इसको सब में पूछेगा। तो इसको याद रखिए, हूणों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था 455 ईस्वी में, तथा स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह से परास्त हुए थे। तो इस तरह हूणों का आक्रमण का नेता जो था खसनेबाज था। आक्रमण का एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उत्तर पश्चिम में हूणों ने कब्जा कर लिया। तो ये बात रखिए याद कि हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगले क्वेश्चन चलते, तो स्कंदगुप्त को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बार हूणों का आक्रमण इनके शासन में हुआ था। 66वां है किस प्रकार की भूमि अपरहत कहा जाता था, तो पहला है बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी है सिंचित भूमि, सी है घने जंगल वाली भूमि, डी है जोती हुई भूमि, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम अपरहत कहते थे। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपरहत कहा जाता था। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक पद था ये। ठीक है। 67वां चीनी यात्री सुंग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 515 ईस्वी से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 597 ईस्वी। तो कब की थी, तो 515 से 520 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो चीनी यात्री सुंग युंग 518 में भारत आया और अपने 3 वर्षों तक भारत में यात्रा की तथा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया। ठीक है। 68वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, हायान ने, वेनसांग ने, इति सिंह ने और तारानाथ ने। तो वेनसांग ने किया था, तो इसका बी आंसर ठीक है, वेनसांग ने किया था। हरेक वंश के समय का सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है और इसका उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखना था। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं और उस क्वेश्चन में देख लेते हैं अपनी भारत यात्रा, इसमें देता है जो पूछता है इसकी बुक का नाम। तो अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहते हैं। तो ये पूछता है सीयूकी क्या है, सीयूकी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कलरण की पुस्तक का क्या नाम था, तो अभी बताए थे मिलान वाले में,
अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी था, डी इसका सही है। तो राजतरंगिणी में क्या मिलता है, कलरण की राजनीति में कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के जो हिंदू राजा थे उनके राजवंश का इतिहास है। कलरण ने इस ग्रंथ की रचना कलरण ने जय सिंह 1228-1149 के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की जो है ये अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है ये बिहार के लिए। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो बताइए किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। तो बी आंसर ठीक है इसका। ये बिहार स्पेशल का एक क्वेश्चन भी है। उदंतपुर जो उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख केंद्र था, शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, गोपाल ने की थी उदंतपुर। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। नान्यदेव था, नरसिंहदेव था, विजयदेव था, हरिदेव था। तो कौन था, तो इसका नान्यदेव था। तो ए आंसर ठीक है, इसे नान्यदेव। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी में थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी को सिमरावगढ़ में बनाया था। तो कर्नाट वंश का जो शासन था उस काल को मिथिला का, सॉरी ट्रेन की आवाज़, ट्रेन सीटी देने लगी थी। तो कर्नाट वंश का जो शासन काल था 1097 से 1325 ईस्वी तक, तो मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये बिहार किसी से स्पेशल में पूछ सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किस राजवंश के समय था। तो कर्नाट वंश के था, जो 1097 से 1325 तक चला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन है, तो हरि सिंह है, ए है। तो इसके जो संस्थापक थे नान्यदेव थे, इसके अंतिम शासक जो थे हरि सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने ही पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो हरि सिंह ने की थी। इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह ने की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 73वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई। तो ऋग्वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल नहीं, उत्तर गुप्त काल नहीं, धर्मशास्त्र के समय में अछूत जो है उनकी अवधारणा स्पष्ट हुई। तो धर्मशास्त्र में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेह, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। ठीक है, पाणिनि ने तो इम्पॉर्टेंट यही है कि धर्मशास्त्र के समय में अछूतों की अवधारणा सामने आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में। तो कश्मीर में की गई थी। तो सी आंसर इसका ठीक है। ये बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा थी, ये थी अंतिम सभा, चौथी संगीति थी। कुषाण शासक कनिष्क राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने चलिए इतना बहुत है। तो कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवाया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषास्त्र भी कहा जाता है। तो ठीक है, 74 नंबर चलते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संगरक्ष थे, पार्श्वक थे। तो कौन थे 75वें का, तो वसुमित्र थे, ए इसका सही है। तो इसमें एक गड़बड़ी हो गई है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष पूछा था, चौथी का नहीं पूछा है। चौथी के वसुमित्र हैं, प्रथम के महाकश्यप थे। तो बी आंसर का सही है, महाकश्यप थे। तो प्रथम के महाकश्यप थे। अगर पूछता है इस तरह से आपसे कि प्रथम के कौन थे, तो फर्स्ट के थे महाकश्यप थे। और सेकेंड का पूछे, सेकेंड का कौन था, तो अध्यक्ष सर्वकामी थे, इसके सर्वकामी थे। तीसरी के थे मोगलीपुत्र तिस्त थे। थर्ड के मोगलीपुत्र तिस्त थे। और फोर्थ के वसुमित्र थे, जान ही रहे हैं। उपाध्यक्ष फोर्थ में कौन थे, उपाध्यक्ष
तो उपाध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, उस सॉरी वसुमित्र कर रहे हैं, अश्वघोष थे, चौथी के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो कहाँ? तो ये हुई थी राजगृह में, राजगीर कहते हैं उसको। ए आंसर ठीक है इसका। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी राजगीर में की गई थी। तो उसी का ये दूसरा है। ये देखिए बीपीएससी 2022 में पूछा है, 67 में, 2018 में पूछा है। देखिए कि तुरंत रिपीट कर दिया। तो राजगीर या राजगृह कोई देगा तो उसमें एक ही मारेंगे। तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला तो इस 78 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन पूछ रहा है। तो जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो लुम्बिनी में हुआ था, तो 3 हो गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, तो दूसरा हो गया। प्रथम वाचन सारनाथ में थे, 1 हो गया। और निधन कहाँ हो गया था? तो कुशीनगर में हो गया था, 4 हो गया। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो सी आंसर ठीक है इसका, सी में हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में दिया हुआ है। किस ईस्वी में? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में वन में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमंगर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गौतम बुद्ध को हुई थी। तो बी आंसर ठीक है 79 का। देखिए 2022 में पूछा, इस तरह का इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी इसका। तो महत्वपूर्ण है ये। बी देखिए यूपीएससी और पीसीएस की अपेक्षा तो काफ़ी सरल पूछ रहा है ये। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बी इसका आंसर सही है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल का निर्माण सम्राट अशोक की तीसरी शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6वीं शताब्दी निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरीके से ईंटों पर से निर्मित है। 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। तो महाबोधि मंदिर जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कला स्थल पर बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया और वैशाली। तो सारनाथ में दिया था। बी आंसर ठीक है। तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, मृगदाव भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऋषिपत्तनम भी इसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारनाथ को। 82 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि उनको राजा का जो स्थान था किस राजा के युग में प्रारंभ हुआ था? अशोक के, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, हर्ष के। तो बताइए। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका बी आंसर ठीक है। चतुर्संहिता के बाद में हीनान और महायान हीनान और महायान का जब खंडन हुआ, जब टूट गए दोनों लोग, तब स्पष्ट रूप से संप्रदायों में विभक्त हो गए। तो महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सोच के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका। 83 पे चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस में थी? तो वैशाली में थी, स्पार्टा में थी, एथेंस में थी, पाटलिपुत्र में थी। तो कहाँ थी? वैशाली में थी। तो ए आंसर ठीक है इसका। तो विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो थी, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो लिच्छवी को भी कहते हैं क्योंकि वो वैशाली के ही थे। तो वैशाली ही थी पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो भारत में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो बी इसका आंसर सही है। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची शामिल है। तो बी इसका आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक का युग कौन सा था? स्थापना का युग बताना है। तो मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो नालंदा का जो स्थापना हुई थी वो गुप्त समय में हुई थी। सी आंसर इसका सही है, गुप्त काल में हुई थी। और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में बौद्ध विहार को दान दिया था। और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस बिहार को दान दिया।
तो गुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कुमार पूछता है कौन बनाया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था इसको, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो सी है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, कि अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था ये। और अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आया था। अगले, तो ये मध्यकालीन का क्वेश्चन आ गया है, मगर ये मध्यकालीन अलग से आएगा, ये प्राचीन भारतीय मगर गलती से छप गया है। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? पहला, राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो कौन थी? तो ये सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु था। तो बी इसका आंसर से, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथन कारणों दिया है। तो कथन दिया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, मगर जो पहला है दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका, तो नालंदा का जो पतन हुआ था वो मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप हुआ था। और दूसरा कारण था जो प्रश्रय नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण नहीं दिया राजाओं ने, क्योंकि पाल शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप बिहार का पतन हो गया, क्योंकि बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से जला दिया था, आग लगवा दी, काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था। उसके बाद बर्बाद हो गया नालंदा। ठीक है, 89 क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो पहला दिया ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक जो राजा था बिंबिसार था, 544 से 492 ईस्वी तक। मगध का उत्कर्ष उसी समय हुआ था, 90 है। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो अब एक तो था नहीं इसमें, कभी पाटलिपुत्र हुई कभी राजगिरी हुई, तो इस तरह से ए और सी इसका सही है, मगर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते, पूछ रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। और अंग कौन थी? 91 का। और ई उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई ही इसका सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ई आंसर ठीक है इसका। अब 92वां क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने, कुषाणों ने। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था, तो इसका ए सही है, मौर्यों ने किया था। तो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश को का अंत करके किया गया था। नंद वंश में कुल 9 राजा थे, इसमें उग्रसेन, जो पुराणों में पदम कहा गया इसको, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी, साणक, दशासिद्धक, करवत और घनानंद। तो नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने, ये सब कारण बहुत ही इसको लोग घृणा करते थे, इससे असंतोष का वातावरण था। और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया। ठीक है, मौर्य वंश का उदय हुआ था, तो ए इसका आंसर ठीक है। चलते 93 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है? भास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है और अश्वघोष है। तो कौन है बताइए? तो सी है विशाखदत्त। इनकी मुद्रा अक्षर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो महापद्मनंद, घनानंद, सुपल्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं और घनानंद भी है इसमें। तो कहीं कहीं अगर घनानंद नहीं दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को मारते हैं, जब घनानंद दिया होता है तो घनानंद को मारते हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका, यहाँ घनानंद दिया हुआ है तो घनानंद को मारेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान के समकालीन था? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य उस समय था मगर ये राजा नहीं बना था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय जब वो चंद्रगुप्त वो सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो जो चाणक्य थे जाके विनती करते थे घनानंद के पास कि उधर आक्रमण कर रहा है, उसकी अपने देश की रक्षा करो, तो वो मानता नहीं था। तो चंद्रगुप्त के द्वारा उसकी हत्या करवाई गई और फिर वो शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद, इसको घनानंद चंद्रगुप्त तो घनानंद मारेंगे। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का,
पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। तो बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग में एक कुम्हार में की गई खुदाई में एवं कुम्हारा में की गई खुदाई में पता चला है कि भवन लकड़ी के भवन बने थे, और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है इस पुनर महोदय को जाता है। अब बुलंदी बाग के नगर के परकोटा के अवशेष तथा कुम्हारा से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुम्हार से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। परकोटा और राजा प्रसाद का भी पूछ देगी क्या है, तो ये जो है मौर्यों का के जो नगर थे उनका अवशेष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त का, अशोक का, हर्षवर्धन का, शिवाजी का? तो शिवाजी का था। डी इसका सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कुषाण ने? कुणाल था, कुषाण नहीं तो कुणाल है। तो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख में जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक ने के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक के एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही मारेंगे। बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है। तो अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा अभिलेख है? कलिंग है, अशोक का गिरनार अभिलेख है, रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख है, और अशोक का सोपरा अभिलेख है। तो सी है रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदान के जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्त ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसके पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त के अभियान का प्रमाण मिलता है, चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इससे ही चंद्रगुप्त के पश्चिम में आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? तो कौन सा नहीं था? सियोल, श्रीलंका नहीं था। सी आंसर ठीक है इसका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्र पौंडी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों में प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। इनको सीमावर्ती राज्य बोल करके पुकारा है इसको। तो 99 का इतना होगा। 100वां, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? कहाँ की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। मोगली पुत्र तीस्त की अध्यक्षता में की गई थी। तो ठीक है, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो प्राकृत है। बी आंसर ठीक है इसका। तो अशोक के सर्वाधिक जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में हैं। उसके अलावा और लिपि जो ब्राह्मी है, तो प्राकृत भाषा में इनके ज़्यादा लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा लिपि ब्राह्मी है। और दो अभिलेख जो है शाहबाजी और मनसेहरा जो है वो ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से अमराइक लिपि का भी मिला है। तो पूछता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं कौन कौन से मतलब लिपियों में हैं। तो ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्टी लिपि है, अमराइक लिपि है। याद रखिएगा, अमराइक नहीं, अरमाइक है, आरामेइक लिपि में लिखा गया है। तो कौन कौन सी लिपियाँ हो गई? ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, अरामाइक हो गया, और द्विभाषी अभिलेख भी इसमें जारी किए थे। तो लगा नामक स्थान पे आरामेइक लिपि भी है। तो ठीक है, 3 लिपियाँ हैं, ब्राह्मी, अमराइक, खरोष्टी। ठीक है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी है, शारदा है, खरोष्टी है और नंदनगरी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी है? तो खरोष्टी लिपि है, सी है। खरोष्टी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो इधर से इस तरह से लिखी जाती है, इस दिशा में से करम इससे लिखा जाता है, तो इस दिशा में उल्टा लिखा जाता है, तो लिपि जाती है। इसे पढ़ने का जो श्रेय है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। ठीक है। 103 है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन? तो इसमें ई है इसका। तो इसमें शांति एवं अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता भी है और नैतिकता के बेस पे बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे संदेश को धम्म में शामिल किया था। तो पहले धम्म तो जो थी एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के मध्य में से संदेश देता है इसमें कि पाप करना, कल्याण करना, पाप न करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना, ये अशोक के धम्म के मूल संदेश थे। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता भी इसी में निहित थी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़िया वाक्य उन्होंने कहा था, तो ठीक है। तो ई वाला सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कौन सा है? मास्की का लघु स्तंभ है, रुंदमदेई का स्तंभ है, क्वीन का स्तंभ है और भाब्र का स्तंभ है। तो ये भाब्र का स्तंभ में ही उन्होंने बताया है। डी इसका सही आंसर है, भाब्र का स्तंभ। तो भाब्र का जो बैराट स्तंभ भी कहते हैं, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 105 का, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किन नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो प्रियदर्शी के नाम जाना जाता है, बी आंसर ठीक है इसका। देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर। देवा नाम प्रियदर्शी, ये सब लिखता था वो। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इसके द्वारा पढ़ा गया था? किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप, बूहलर, रॉबर्ट सेवेल, कार्डरिंगटन। तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? 106वां का। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा, ये इसका सही आंसर है। 107 का क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन बी सही है इसका, 107वें का। अगला क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र इसका नाम है मगर अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। अगला, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आर्थिक संबंध, शासन के सिद्धांत और अभ्यास, विदेशी नीति, धन संचयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई है इसमें। कौटिल्य का चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। तो इसका ये तो ठीक है, इसमें शामिल है। और इसमें राज्यमंडल सिद्धांत, विदेश नीति भी शामिल है इसमें। ठीक है। इसके अलावा सप्त सिद्धांत भी दिया गया इसमें, जिसमें राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो मित्र को लास्ट में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि सप्तांग सिद्धांत में सबसे लास्ट में कौन है? तो मित्र है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में तत्कालिक प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ई इसका सही आंसर है। 109 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर, श्री पद्म स्वामी मंदिर, अरुलिंग रामनाथ स्वामी मंदिर और एकाम्बरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वर मंदिर, डी इसका सही है, यही उपस्थित है। तो कांचीपुरम में स्थित है यह मंदिर। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लवों द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो मध्य प्रदेश में है, बी आंसर सही है इसका। तो मध्य पाषाणिक प्राग ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से
प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। यहाँ शैल चित्र के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं। 111 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6, 7, कितने में? तो 7 श्रेणियों में डिवाइड किया था। डी इसका सही आंसर है। तो 7 श्रेणियाँ क्या थी? पहला था जो था दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था, निरीक्षक था और सभासद था। मेगास्थनी ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसमें भिन्न पेशा ही कर अपना सकता था। तो इन्होंने ये सब कहा था। इसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत भी हैं, क्योंकि बाद में प्रमाणित भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेगास्थनीज की मिलता है। डी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 113 नंबर को इसमें लिखा है कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग बताइए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दे दिया क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में किसी न किसी में रहेगा ही रहेगा ये। तो ठीक है। तो पहला कृष्णदेव का समरांग सूत्रधार, महेंद्र वर्मन का मत्ता विलास प्रहसन, भोजदेव का मानसोल्लास, सोमेश्वर का अमुद माल्यद। तो कौन सा पूछ रहा है की गई है? तो अब बताना है मिलान का कौन कौन सा है। तो सही मिलान इसमें बस महेंद्र वर्मन प्रथम का है कि मत्त विलास प्रहसन। और इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बता देते हैं कि मत्त विलास प्रहसन जो महेंद्र वर्मन का है पहला, ठीक है। अमुद माल्यद जो कृष्णदेवराय का है, इनका है, ठीक है। जो समरांगण सूत्रधार जो था राजा भोज का, परमार वंश के थे, राजा भोज, इम्पॉर्टेंट है राजा भोज, परमार वंश। और मनसोल्लास जो है सोमेश्वर थर्ड था, सोमेश्वर थर्ड है, ये लिखे हैं, ये वाला भोजदेव लिखे हैं, राजा भोज लिखे हैं। ये वाला ठीक है। तो याद रखिएगा इनका, लिख देता हूँ मैं, राजा भोज का जो है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, इसमें दिया होगा इसको सही युग में इस प्रकार दिया है। तो मत्त विलासन प्रश्न महेंद्र वर्मन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आमुद माल्यद ये भी कृष्णदेवराय बहुत इंपॉर्टेंट, समरांग गणसूत्र राजा भोज का है, मानसोल्लास जो सोमेश्वर का है बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? तो टेसियस ने लिखा है, प्लानी ने लिखा है, टालमी लिखा है, स्ट्रेबो ने लिखा है। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो ई है इसका। ये किसी अन्योन ने लिखा था इसका। तो इसे पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीक रोमन पेरीप्लस डॉक्यूमेंट है जो यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था इसका। भारत से आयात और निर्यात के बारे में वस्तुओं का भी उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। 115 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा है? दिव्यवदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, अशोक का शिलालेख है। तो कौन सा है ये? तो इंडिका है, सी इसका सही है, मेगास्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो पूछ रहा है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने। तो उदयीन ने बनाई थी। इसको तो हमने शुरुआत में पढ़ा, उदयीन ने बनाई थी। मगर उदयीन अगर ऑप्शन नहीं हो तो चंद्रगुप्त मौर्य मारेंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का ही शासन था। तो ए इसका आंसर सही होगा। 117 पर चलते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, भीम कडफिसस, गौतमीपुत्र सतकर्णी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी इंपॉर्टेंट। तो सोने का सिक्का सर्वाधिक था और भीम कडफिसस ने चलाया था। तो इसका सी आंसर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कला की गांधार शैली निम्न में से
निम्न समय में फली फूली, तो कब फली फूली थी ये? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो ये कुषाणों के समय हुई थी, तो ये इसका सही है। कुषाण शासक कनिष्क शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियाँ विकसित हुई, जिसे गांधार शैली या मथुरा शैली भी कहते हैं। दोनों में कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी, तो गांधार जो था यूनानी कला से प्रभावित थी, और मथुरा जो कला थी वो किसी से प्रभावित नहीं थी, वो देसी कला थी। तो 119 पे चलते हैं। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? राजा अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। तो कनिष्क ने की थी, सी इसका आंसर सही होगा। चतुर्थ संगति जो थी कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी, कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता जो वसुमित्र ने किया था, और था उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। ठीक है, इसी में दो भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था जो बौद्ध धर्म था। और इसी के बाद से ही मूर्ति पूजा का भी प्रारंभ हो गया बौद्ध धर्म में। जो महायान थे उन्होंने मूर्ति पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है प्रगोत कहाँ का राजा था? तो काशी का, कौशल का, मगध का, अवंती का। तो अवंती का राजा था प्रगोत। तो इंपॉर्टेंट है भी, अवंती का राजा था प्रगोत। तो बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रगुप्त था। इसकी पुत्री बारन वक्ता से वत्स नरेश उदयन, मतलब वत्स नरेश जो कौशाम्बी वाले थे, तो उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास द्वारा रचित स्वप्न वासदत्ता, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भास द्वारा रचित स्वप्न वासदत्ता के नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जिसके दो भाग थे, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, या दक्षिण अवंती की राजधानी जो महिष्मती थी। तो इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा। ये उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी, उसे उत्तर उज्जैनी, दक्षिण अवंती की महिष्मती, क्योंकि दक्षिण भारत की मूवी बनी थी उसमें महिष्मती नाम था उसका, तो इस तरह से याद कर लीजिए। 121 में हुणों का राजा तोरमाण किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यशोवर्मन, प्रकाश वर्मन, राजे वर्मन, विष्णु वर्मन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रकाश वर्मन द्वारा हराया गया था, तो बी आंसर इसका सही है, प्रकाश वर्मन। तो हुण राजा तोरणमाण अवलोकिक, उसका नाम ही है तोरणमाल, किस अलौकिकर राजा? हुण राजा तोरणमाण अवलोकिकर राजा प्रकाश वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुण आक्रमण का नेता तोरणमाण था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से बराह प्रतिमा का भी खुदा हुआ उल्लेख मिला है। ठीक है, तो कौशाम्बी में तोरणमाण की दो मुहरें मिली हैं। तोरणमाण ने अपनी पुत्री मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो पूछेगा कि पहली बार इतिहास में महिला को किसने अपना, महिला कह रहे हैं, छोड़िए इतना ही याद रखिए कि प्रकाश वर्धन था। तो बी इसका आंसर ठीक है, हुणों का राजा तोरणमाण को प्रकाश वर्मन ने हराया था। 122 नंबर क्वेश्चन है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र टू, कुलोतुंग वन। उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो राजराज प्रथम ने करवाया था। तो 2018 में पूछा था, राजराज प्रथम ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है ये। मंदिर का निर्माण जो हुआ था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको। 123 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? तो समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, तोरणमाण का एरण का बराह अभिलेख। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस शब्द दिया है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सी इसका है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है कि सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, विधवा दहन जिसको कहते हैं। तो सी आंसर ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो किसने किया था? तो कण्व ने किया था, सी इसका आंसर सही है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, पूछता है। और अपना अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वसुदेव ने नवीन राजवंश की नींव डाली, जिसे कण्व या कण्वायन कहते हैं नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो शुंग के जो अमात्य था वासुदेव
तो शुंग के अंतिम राजा विभूति की हत्या करके कौरव वंश की स्थापना की। चलिए, तो 125 नंबर क्वेश्चन है कि राजा खारवेल 125 नंबर क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के अभिलेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से, हाथी गुम्फा से, सारनाथ है हाथी गुम्फा से, सी वाला सही है। अगला किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी आंसर इसका ठीक है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, तो शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तो सी आंसर ठीक है इसका। 127 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की, सातवाहन युग की। तो 127 का जो है एक है गुप्त काल के बाद। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी के शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिए गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर में ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, शाहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र का हास के ही प्रमाण प्रस्तुत किए गए। तो इम्पॉर्टेंट है, गुप्त काल के समय से ही पतन चालू हो गया। तो ये आंसर ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 128 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भटौच, काम्बे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ई इसका आंसर सही है, एक या एक से अधिक। तो गुप्त काल के समय भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे ताम्रलिप्ति था सबसे पहले, गुप्तों के समय ताम्रलिप्ति से व्यापार किया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में किया जाता था। पश्चिम भारत के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो भृगु कच्छ थे, भड़ौत जिसको कहते हैं, भृगु कच्छ भी कहते हैं इसको। फिर से जहाँ से पश्चिम देशों को समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो कल्याण और कैम्बे जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर उस पे हैं, लाइन पे हैं। तो एक से अधिक इसमें है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूटों ने, प्रतिहार वंशों ने। तो सबसे अधिक दिया था गुप्त वंशों ने, तो ये इसका सही आंसर है, गुप्तों ने दिया था। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमियों का उल्लेख किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी गई थी, जिसको दान दिया गया तो वही उसको ले लेता था। 130वां, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा, उपज का छठवां, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो कौन सा भाग था इसमें? तो उपज का छठवां भाग था, 1/6 टैक्स लगता था। गुप्त काल में जो राज्य की भूमि थे उसमें उपज का 1/6वां भाग लगता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो पार्थियन की, हिंदू यूनानी लोगों की, कुषाणों की, गुप्तों की। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अधिक योगदान रहा है? तो गुप्तों का रहा है। तो डी इसका आंसर सही है, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। और गुप्त नरेश वैष्णव मत के अनुयायी थे। उन्होंने अनेक राजधर्म बनाए। अब उन्होंने इसे राजधर्म बनाया अपना। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण को गुप्त को राजचिन्ह भी था। तो इंपॉर्टेंट है गुप्तों द्वारा। तो डी इसका आंसर सही है। 132, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है? तो किसने कहा था ये? तो आर्यभट्ट ने कहा था, भास्कर ने कहा था, ब्रह्मागुप्त ने कहा था, बराहमिहिर ने कहा था, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यभट्ट ने कहा था, ये इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत थे, सौमिला थे, शूद्रक थे, सौनाक थे। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन थे? तो इसमें ई ऑप्शन है, कोई नहीं था इसमें। जो सुश्रुत थे ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं और काशी के रहने वाले थे। और जो सौमिला हैं
जो जो सौमिला हैं ये गुप्तकालीन नाटककार हैं। ये शूद्रक जो हैं ये साहित्यकार थे, गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि गुप्त कालीन औषधि का जानकार हो। और जो सुश्रुत हैं इनका 6000 ईसा पूर्व में इनका था। तो इसमें जो था कोई नहीं है, इसमें ई सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पुष्यभूति ने की थी, तो इस पुष्यभूति वंश भी कहते हैं इसको। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। थानेश्वर जो हरियाणा में है, वहाँ हरियाणा में पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर। था हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। 135 जो है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, नालंदा में। तो यह किया था नालंदा में। तो डी आंसर ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय गया और यहाँ उसने कुलपति आचार्य शीलभद्र थे उस समय। लगभग 1.5 साल तक नालंदा में निवास किया और योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा और धानकट होते हुए कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग ने पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। तो ठीक है, तो नालंदा पढ़ा था, डी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो 136 का क्वेश्चन बताइए। वाराणसी था, मथुरा था, पाटलिपुत्र था, कांची था, तो मथुरा था। तो बी आंसर ठीक है इसका। चीनी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी और शास्त्र से ज्ञात होता है कि इसमें सूती वस्त्र का उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वो लिखता है कि मथुरा में बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो पाटलिपुत्र का निवासी था। जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट के बारे में पूछ रहा है ये, पाटलिपुत्र के निवासी थे। और उनकी रचना जो थी हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिका शतक इसकी प्रमुख रचना थी। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पूछ रहा है कि चीनी यात्री इति सांग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब भ्रमण किया था? तो 405 में, 635 में, 637 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चीनी यात्री इति सांग ने जो था भ्रमण किया था बिहार में 671 या 672 से, जब वह युवक था और अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने के लिए निश्चित किया। ठीक है, तो अब इसमें नहीं आया था, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान कब आया था? तो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त दूसरा, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसके समय आया था वो? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इंपॉर्टेंट है, बी आंसर ठीक है इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था उसने। तो इनके समय ही वो आया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त थे। तो कुमारगुप्त थे, बी इसका आंसर सही है। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना की गई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारदत्त के रूप में किया गया है। कुमारगुप्त प्रथम के 415 से 455 से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो ये पूछता है महेंद्रादित्य कौन था? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त को कहते हैं। ठीक है, ये 141वां है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो मुसलमान थे, ये सही है। तो बख्तियार खिलजी ने के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। यह भारत के बौद्ध मत को पतन के लिए अंतिम प्रहार को देखा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गोपाल द्वारा, धर्मपाल द्वारा, देवपाल द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था ये? किसने स्थापना की थी इसकी?
तो धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा, बी आंसर ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। धर्मपाल ने 770 से 810 में पाल वंश की एक प्रतापी शासक था पाल वंश का। इसने विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अतिचक गांव में स्थित था। तो भागलपुर जिले में, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क था तो वर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो ये दिखाते हैं जावा सुमात्रा से संपर्क था, डी आंसर ठीक है इसका। पल्लव वंशी शासक देवपाल और बौद्ध मत अनुयायी था। पाल वंशी शासक देवपाल जो बौद्ध मत अनुयायी था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया, इंपॉर्टेंट है ये। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। तो इससे पता चलता है कि जावा सुमात्रा के लोग थे, बिहार के राजाओं से संपर्क था उसका। अगला क्वेश्चन 144 नंबर का है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं? ये जावा सुमात्रा कहते हैं, जावा सुमात्रा को। तो कौन था? धरणींद्र था, संग्राम धनंजय था, बालपुत्र देव था, चूड़ामणि वर्मन था। उपरोक्त में से एक से अधिक था, तो सी था ये, बालपुत्र देव था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है कि खजुराहो के मंदिर की स्थापना के निर्माण में सहयोगी था चंदेल, गुजर पतियार, चौहान, परमान। तो 145 का कौन सा सही है? तो चंदेलों ने इसका सहयोग दिया था, निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल शासकों ने जो खजुराहो मंदिर का है उसका संरक्षण भी है और बनवाया भी। कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है वहाँ। चंदेलों का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 146 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। तो धर्मपाल है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 147 निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम्ब का है, चेर का, चोल का, पांड्य का। तो कदम्ब का नहीं है, कदम्ब का नहीं है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास के विवरण प्राप्त हैं। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय राजनीतिक गतिविधियों को पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 148 संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो था मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। इंपॉर्टेंट है ये, कभी पूछ लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उरैयूर जो था कपास के व्यापार का केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोल की राजधानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो विशाखदत्त है, बी सही है इसका। अब पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ। अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें हमने पढ़ाया है प्राचीन भारत की बुक और उनके लेखक उसमें लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 150 का है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो कल्हण है, बिल्हण है, जय नायक है, चंद्रबरदाई हैं। तो चंद्रबरदाई ने की थी, डी इसका आंसर सही है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तिथि को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, जिनको राय पिथौड़ा भी कहा जाता था। उनके राज दरबार कवि थे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं, राजशेखर हैं। ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस में। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास हैं, बी सही है इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। महाकवि भास ने 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञायोगधरायण,
स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार। ये सब पूछता है। कौन सा है? चारुदत्त इन्हीं के लेखक है, इन्होंने लिखा है। अभिषेक नाटक, अवमीर एवं, ये सब नहीं पूछता, चारुदत्त पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 152 कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि के लेखक और किसने लिखा था इसको? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो कुमार संभवम कालिदास ने लिखी है, डी ऐसा सही है। अब कालिदास ने लिखी थी। इसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण कार्तिकेय के जन्म का कथा का वर्णन करता है। तो कुमार संभवम किसके लिए है? याद रखिए। तो ये शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। 153 किरातार्जुनीय पुस्तक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमारे एग्जाम में पूछा है 2022 में। देखिए पूछा है किसकी रचना है? तो भट्टी की है, शूद्रक की है, कालिदास की है, भरवी की है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन है ये? तो ये भरवी की है। इंपॉर्टेंट है, डी आंसर सही है। भरवी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब भरवी ने क्या लिखा है इस पुस्तक में? भरवी पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात भेषधारी शिव के बीच के युद्ध का वर्णन दिया गया है। तो ठीक है, 154 नंबर क्वेश्चन देख। तो पूछा उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हों, जातक कहानियाँ, उपयुक्त में सभी। तो व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन है भाई? तो मिलिंद पन्हों में सब नहीं बताया गया है, तो बी इसका सही आंसर है। मिलिंद पन्हों नागसेन की बुक है और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन थे। अब मिलिंद जो था वो राजा था, तो यवन शासक था मिलिंद पन्हों, हिंद यवन शासक, जिसे मेनांडर भी कहते हैं। तो उसी के बीच वार्ता है ये, तो इंपॉर्टेंट है। नागसेन ने लिखा है इसको, मिलिंद पन्हों नागसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा है और परिमलगुप्त ने लिखा है। तो बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट जो हर्ष के दरबार कवि थे और ये काशी के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, करिकाल था, आदित्य प्रथम था, राजा राम प्रथम था। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था बताइए? तो ये था विजयालय था, ये इसका आंसर सही है। तो जो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। 850 ईस्वी में तंजौर में अपना अधिकार कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो 1850 में इसने तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया। 157 है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो किसके लिए था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए था, ग्राम में से मिल के लिए। इंपॉर्टेंट है, चोल ने लोकल गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल था, बी आंसर ठीक है इसका। देखिए 2020 में पूछा है, रिपीट कर दिया। पूछ रहा है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप। तो गोपुरम कहे जाते हैं, तो बी आंसर ठीक है इसका। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है और द्रविड़ शैली में बनते हैं ये। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और तंत्र विद्या। तो किसके लिए था? तो बौद्ध धर्म का था, ये इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नालंदा की सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी। 161 का है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो हर्यक वंश था, बी आंसर ठीक है इसका। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि सब लोग अपने पिता को मार मार के राजा बनते थे। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो कौन थे?
कौंडिन्य एवं कालदेवल, आनंद और अश्वघोष, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, सरीपुत्र नागसेन। तो कौन? तो सी थे आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन तो 163 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी पीडीएस की शुरुआत। पीडीएस 164 का क्वेश्चन है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। डी आंसर सही है। तालीकोटा का जो युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं से विजयनगर की सेना लड़ रही थी, जो जिसमें विजयनगर क्या हुआ? हार गया और विजयनगर का पतन हो गया। और इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि राक्षस तंगड़ी दो गांव थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट ये सन पूछ लेगा या तो सन दे के जगह का नाम पूछता है। तो राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा। अगला 165 दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर द्वारा, अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर द्वारा किया गया था। बी आंसर ठीक है इसका। 2020 में री एग्जाम में पूछा है। अगला सन पूछता है कब किया गया था? तो 1528 में तौहीद इलाही नामक दीन इलाही नामक स्थापना की थी। अगले पूछ रहा है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो किसके में करती थी? कौन सा ऐसा राजा था? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी। उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो शिवाजी। डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए अष्ट प्रधान में क्या क्या कभी पूछ लेता है। तो पेशवा को राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था। आमत्य तथा मजमूदार को वित्त एवं राजस्व मंत्री, वकिया नवीस या मंत्री को राजा के दैनिक कार्यों को देखरेख करने वाला, दरबारी के प्रतिदिन कार्रवाई का विवरण रखने वाला वकिया नवीस था। सचिव या सुरू नवीस था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला। सुमंत या दवीर था, विदेश मंत्री। इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है। और सेनापति या सर ए नौबत पूछता है। तो सेना की भर्ती और संगठन, रसद आदि का प्रबंध करने वाला पूछता है। रसद क्या था? तो रसद सेना भर्ती के लिए या सेना से संबंधित था। पंडित राज जो था क्या था? विद्वान और धार्मिक कार्यों के अनुदानों का दायित्व निभाने वाला। न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश कहते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अशोक था, समुद्रगुप्त था, बृहद्रथ था, पुष्यमित्र था। तो बृहद्रथ था। तो सी आंसर सही है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की गई। तो 184 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या हुई थी। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। 168 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य को प्राप्त किया था। तो कुंडल ग्राम, वैशाली, गया, जभिंक ग्राम। तो कौन सा था? तो डी इसका सही आंसर है, जभिंक ग्राम था। महावीर ने 12 वर्ष में कठोर तपस्या साधना के पश्चात जभिंक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किया था। फलतवे केवलिन कहलाए। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर है। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी, रामग्राम थी, कपिल वस्तु थी, कुंडल ग्राम थी। तो अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। ये ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी पूछ लेगा अंग का वर्तमान नाम क्या है? तो भागलपुर, मुंगेर, अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में। तो लुम्बिनी में हुआ था। सी आंसर सही है। कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। डी आंसर सही है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। ए सही है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, इनको चाणक्य कहते हैं। तो बी सही है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास, चंद्रवरदाई, कल्याण विशाखदत्त, चंद्रवरदाई द्वारा। बी सही है। अगला गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सातवाहनों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा। उपरोक्त में से एक या से अधिक। सातवाहनों द्वारा। तो ये आंसर सही है। बड़ी संख्या में सातवाहनों शासकों ने जारी किए थे शीशे के सिक्के। इंपॉर्टेंट है ये। 176 अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन
अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य का किसके विश्वास किया? इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर, D.N. झा, B.N. स्मिथ, H.C. राय चौधरी, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो उर्मिला थापर ने इसमें विश्वास किया था कि उसकी नीतियाँ उसको बर्बाद करने के कारण थी। अगला क्वेश्चन लिखा, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कालिदास, हरिशेण, रवि कीर्ति शुद्रक। तो हरिशेण थे, बी सही है इसका। बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत तिब्बत कला का, भारत कंबोडिया कला का, भारत चंपा कला था, भारत जावा कला का। उपयुक्त में से एक या से अधिक। देखिए 2022 में पूछा है, तो भारत और जावा कला का था, जावा कला का। डी आंसर सही है इसका। ठीक है, बराबुदूर या बरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। ठीक है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो 15 वर्ष पे पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो चोल द्वारा, खारवेल द्वारा, मिनांडर द्वारा, पुष्यमित्रशुंग द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खारवेल द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है और यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है, यही को याद कर लीजिएगा क्या बता रहा है। तो बिहार PCS में अभी तक 2023 तक बिहार PCS में 2023 तक 180 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुख्य क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारत से। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। तो चलिए इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी तक इतना ही है और BPSC के एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं इसको। जितना भी PYQ है, तो PYQ से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास के PYQ में। तब तक के लिए धन्यवाद।